सुबह के 10 बजे अपना एक कंधा पकड़े मुरारी घर के अंदर आता है। अरे क्या हो गया? ये अचानक आकर सोफे पर क्यों पसर गया तुम? और ये हाथ क्या पकड़ रखा है आपने? चुप चुप चुप। अरे करम फुटे, इसी तरह चुप चुप करते हुए एक दिन परलोक सिधार जाओगे तुम और चुप्पी रह जाएगी पीछे। कोई दवाई खाते नहीं हो, ऊपर से बकरे का तो कलेजा है तुम्हारा। सीने में दर्द उठ रहा है, बच्चों को बताएंगे तब तो वो तुम्हें अस्पताल लेकर जाएंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है, और कलेजे में दर्द नहीं है, मेरे हाथ में है। तुम वो दर्द की होम्योपैथिक दवाई देती थी ना, वही 2 बूंद दे दो, और किसी से इस बारे में जिक्र मत करना। मनीषा अपने घुटनों को संभालती हुई धीरे धीरे आगे जाती है और दवाई की शीशी से 2 बूंद दवाई अपने पति के मुंह में डाल देती है, और ये बात यहीं खत्म हो जाती है। दोपहर के वक्त मोहिनी अपने देवर को कॉल करती है। अरे विवेक, कहाँ हो तुम? क्या भाभी, आप भी ना यहाँ दुकान के लैंडलाइन पर फोन करके पूछ रही है, विवेक कहाँ हो तुम? अरे भाई दुकान के गोदाम पर हूँ। अरे मैं वैसे नहीं पूछ रही थी तुम कहाँ हो, नॉट अबाउट द प्लेस। कहाँ हो मतलब ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आजकल रात के खाने की प्लेट उठाकर तुम कमरे में चले जाते थे, वो दोनों प्लेट तुम्हारे बिस्तर के नीचे से मिली है मुझे। खाना वैसा का वैसा था, मतलब रात का खाना तुम खा ही नहीं रहे हो। नाश्ते में निकलने की तुम्हें हड़बड़ी रहती है। क्या बात हो गई है? क्यों खाने से ये छुपम छुपाई की जा रही है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। अगर बताने लायक बात होती तो मैं जरूर बताता, और आजकल ना वो जरा भूख नहीं रहती, और पेट भी तो गले पर बैठे बैठे निकलता जा रहा है मेरा, तो सोच रहा था डाइटिंग कर लूं। सलोनी के सामने अगर खाना नहीं खाता तो आप तो जानती है कैसे वो कलेश पर उतर आती है, इसलिए बस प्लेट लेकर कमरे में आ जाता था और छुपा देता था। अब आप इस बात को किसी से कहिएगा मत प्लीज। हाँ ठीक है, चलो खाना भले मत खाओ पर सत्तू तो पी लिया करो। ये कहकर मोहिनी कॉल कट कर देती है। सलोनी, टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसा तुम्हारे पति ने कहा है। फिलहाल तो पीछे लगे रहो पता करने के लिए, क्योंकि इन पतियों का कोई भरोसा नहीं होता। आपको फिर भी कुछ बता दिया, मैं पूछती हूँ तो काटने दौड़ता है विवेक। अच्छा मैं खाना लेकर आती हूँ, मम्मी जी को मैंने खाना खिला दिया था, अब हम दोनों भी खाकर जरा सो जाते हैं। अरे भाभी वैसे याद आया, एक बात मैं आपको बताना ही भूल गई। यहाँ पास में ना लंदन सिटी मेला लगा है। हाय राम, उसमें इतने बड़े बड़े झूले हैं ना भाभी, मजा आ जाएगा, चलते हैं ना? चलते तो आया, पर ये झूले वूले मुझे नहीं बांटना, मुझे अपनी जान बड़ी प्यारी है। दोपहर का खाना खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी एक कमरे में एसी ऑन करके आराम से सो जाती हैं और शाम को तैयार होकर जींस टॉप पहनकर निकलती है मेले में जाने के लिए। घर के पीछे की मिट्टी जरा उदली उदली से नहीं लग रही? कहीं रात को चोर तो नहीं आया था? अरे कोई चोर नहीं आया था भाभी, और घर के पीछे की मिट्टी को बाद में देखिएगा, आप चलिए मेले का टाइम हो गया है। सलोनी अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अरे इतनी क्या हड़बड़ी है तुझे? मेले का दरवाजा खोलना है क्या तुझे? और ये पैदल क्यों लेकर जा रही है? मुझे ऑटो कर लेते ना, मैं ऐसे नहीं जाने वाली पैदल। इतना सज धज कर इतनी गर्मी में एंजॉय करने निकले या पैर तोड़ने के लिए? दिन भर घर पर काम करके पैर तो तोड़ते ही हैं, अब भी इन्हें चैन नहीं लेने देगी क्या तू? वहां विवेक डाइटिंग पर फोकस कर रहा है और यहाँ मैं मोटी धोधड़ होती चली जाऊं, ये तो सही नहीं होगा ना भाभी। ऐसे ही मर्द कहीं और लग जाता है। सुनो ऑटो। दोनों देवरानी जेठानी साथ में पैदल पैदल आगे बढ़ रही होती है कि मोहिनी नोटिस करती है कि एक औरत उसे देखकर मुस्कुरा रही है। इस आलू वाली को क्या हो गया? आलू बेचते बेचते ये औरतों में कब से इंटरेस्टेड हो गई भाई? देख तो, मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही है, मुस्कुराए जा रही है। ये आपको भी देखकर मुस्कुरा रही है? सुबह जब मैं यहाँ से गुजरी थी ना, तो मुझे भी देखकर मुस्कुरा रही थी। सलोनी आगे बढ़कर आलू बेचने वाली औरत के सामने पहुंच जाती है, जिस पर वो कहती है, बहुत बड़ा दिल है आपकी ससुर जी का, रोज बाल्टी भर भर की गिल्ली मिट्टी लाकर मेरे घर पर पहुंचाते। उस मिट्टी में ना मैं सुंदर सुंदर पौधे लगाऊंगी। क्या? हाँ नहीं तो आज के जमाने में किसी इतनी फिक्र होती है लोगों की, पर इनको बहुत है। मुरारी जी है ही ऐसे। ओ मैडम, अब से अगर मुरारी जी आपके पास गीली मिट्टी या गीला तौलिया लेकर आए ना, तो आप साफ साफ मना कर दीजिएगा, और अगर आपने मना नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर मोहिनी गुस्से में सलोनी का हाथ पकड़कर उल्टे पैर अपने घर की ओर बढ़ जाती है। आपने उसे कह दिया और उसने मान लिया। अगली बार जब पापा जी मिट्टी लेकर आएंगे, वो सारी बातें पापा जी के सामने कह देगी, फिर होगा रोला। डर नहीं है क्या उसे मेरा? 10 अलग अलग मर्दों से मिलते देखा है मैंने उसे, और वो भी ऐसे हालातों में कि मेरा मुंह खुल गया ना तो उसका बसा बसाया संसार उजड़ जाएगा। तो पापा जैसे तो कुछ नहीं कहेगी वो, और वैसे भी उसकी लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो दुख अपने ससुर जी की हरकतों पर हो रहा है।
हद है पापा जी, हद है भाई। मैंने जब कहा था इस पूरी मिट्टी को हम एक गाड़ी में उठवा कर कहीं खुली जमीन पर लेवलिंग करवा देंगे, तो पापा जी को बाल्टी बाल्टी भर भर कर मिट्टी ले जाने की क्या जरूरत थी? फिर कहते मेरे हाथ में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया। अरे वही तो बात है ना, एक दिन मैं कपड़े चलाना भूल गई थी, पापा जी ने मशीन घुमा दिया होगा, उस पर मम्मी जी बार बार आकर 2-2 मिनट में भून भून कर मुझे ताने दे रही थी। ससुर हो तो ऐसा, हमारे ससुर ने तो कभी एक तिनका भी नहीं उठाया, और ये आदमी देखो इस उम्र में बहुओं के कपड़े धो रहा है। लाइक सीरियसली, एक बटन दबाने की बात को मम्मी जी ने इतना बड़ा कर दिया। तो मम्मी जी को ये बताने भी तो पापा जी गए होंगे ना। पता नहीं लोगों की चापलूसी करने में कितनी खुशी मिलती है पापा जी को। लोगों की नहीं, औरतों की। जहां औरतें देखी नहीं, पापा जी तो बस वहीं के होकर रह जाते। इस बार मैं मम्मी जी से उनकी शिकायत करके रहूंगी। आपस में बड़बड़ करती हुई सलोनी और मोहिनी रात के खाने की तैयारी करने किचन में आती हैं। अपनी आदत से मजबूर मनीषा रसोई में उनके पीछे आती है। किसी से कुछ कहना मत तुम दोनों, पर तुम लोग इस तरह अपने पापा जी को सब्जियां लाने को कह देती हो, ये सही नहीं है। उम्र तो उनकी भी हो गई है ना। भरी थैलियां उठाकर लाते तुम्हारे पापा जी, आज हाथ पकड़ कर बैठे हुए थे। मुझे इतना दुख हुआ क्या बताऊं, लगा जान उड़ गई क्या पंछी की। अपने पतियों को बोल दिया करो तुम दोनों भी तो जवान हो, तुम दोनों भी सब्जी ला सकती हो। पर नहीं, तैयार होकर मेला जाने से दिक्कत नहीं है, पर सब्जी ले आओगी तो इज्जत कट जाएगी। अब आप नहीं बचेंगी मम्मी जी। आपका पति जब घर के पीछे पड़ी गीली मिट्टी को बड़ी बड़ी बाल्टी में उठा कर उस आलू वाली औरत के घर पर पहुंचा कर आता है, तब आपके पति के हाथ में दर्द नहीं होता। हमारे लिए आधा किलो सब्जी लाने में उनके हाथ कबड़ने को हो जाते। मतलब कोई भी रेडी अगर किसी औरत ने लगाई हो तो पापा जी वहीं मिलेंगे। मोहल्ले की सभी औरतों का काम पापा जी को ही करना होता है। क्यों भाई, क्यों करनी है नौकरीगिरी? हम इनको बनाते हैं मालिक, पर इनको नौकरी बनने में मजा है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, गलती हो गई मुझसे। बोली पकड़ लोगी क्या? अब वो जो करता है, जो करेगा वो भरेगा। कभी मुझे ऐसा कुछ करते देखा है क्या तुम दोनों ने? अब लोगों की वाहवाही लेनी होती है तुम्हारे ससुर को, तो मैं इसमें क्या करूं? वही बैल वाली हरकतें बेटों में भी आ गई है। विवेक खाना ही नहीं खाना चाहता आजकल, पता नहीं क्यों। वो पास वाली मल्लिका उस दिन सभी के सामने आइविंग वाले लड़के की तारीफ कर रही थी, क्योंकि उसका शरीर सुडौल है। बस अब मल्लिका के सामने विवेक को फिट दिखना है तो इसने खाना ही छोड़ दिया। अब तो ये विवेक गया। अरे बेटा, तुम लोग तो जबान ही पकड़ लेती हो। बात भी तो आपने ऐसी बोली है ना मम्मी जी, अब होगा ही कलेश। अरे आग लग जाए मेरी जबान में, मैं बोलती क्यों? और इसी बात पर सलोनी सीधा ऑटो पकड़ती है और अपनी दुकान पर पहुंच जाती है, जहां पति पत्नी के बीच में जाम कर होती है कलेश। मैं तुम्हारी नाराजगी समझता हूँ, पर इस तरह दुकान में आकर तमाशा करना तो सही नहीं है ना सलोनी। तुम इसे गोदाम में ले जाकर पीट सकती थी। ग्राहकों के सामने तमाशा नहीं करना चाहिए। मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर कस्टमरों में 2 औरतें साड़ी लेने ही वाली थी कि उसी वक्त कलेश मच गया। बिना साड़ी लिए चली गई दोनों। सलोनी की गलती नहीं है भैया, गलती तो मेरी है। मेरी बहन जैसी मल्लिका दीदी की बात सुन ली और सोचा बॉडी फिट कर लूं। अगर मेरी पत्नी चाहती है कि मैं इसी तरह मोटा धोधड़ दिखता रहूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, 2-4 बीमारी हो जाएगी और थोड़ी ना कुछ होगा। इस तरह से बातें फ्रेम करने की कोशिश मत करो विवेक। अब मैं वो सलोनी नहीं रह गई, अब मैं भाभी की संगति में रहती हूँ, और अब भाभी ने मुझे सही गलत अच्छा बुरा सब सिखा दिया है। समझ में आई बात? और तुम्हारी वही भाभी भी कह रही है अपने हस्बैंड को एक और मौका दे दो। इसके बाद अगर गलती हुई तो विवेक को घर से मैं निकालूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। कुछ 10-12 दिन ये ड्रामा चलता है, पर फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर एक रोज सुनो ना विवेक, मार्केट से आते वक्त बहुत बिजी हूँ भाभी, मुझे कुछ मत बोली, बहुत बिजी हूँ। ये कहता हुआ विवेक फटाफट घर के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। उसी रात जब मोहिनी किचन में खाना बना रही थी, उसकी नजर विवेक पर पड़ती है, जो हाथ में कोई थैली लिए आ रहा था। लगता है सब्जी लेकर आया विवेक। मोहिनी मुस्कुराते हुए दरवाजे तक पहुंचती है और अपने देवर के हाथ से वो थैली ले लेती है। उस थैली में होती है 2 साड़ियां। ये साड़ियां किसके लिए लेकर आया तू? मैंने सब्जी लाने को बोला था ना। अरे वो मल्लिका नहीं है क्या, उसकी एक फ्रेंड को साड़ी चाहिए थी, तो मैंने वीडियो कॉल पर पसंद करवा दी और साथ में ले आया। ऊंट का चारा, सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। क्या मल्लिका की सहेली के पैर नहीं है जो वो दुकान नहीं आ सकती थी? पकड़ अपनी थैली, तू कभी नहीं सुधर सकता। नौकर का बेटा नौकर ही बनेगा।
मोहिनी ये जैसी कहती है, विवेक का दूसरा रूप सामने आ जाता है। वो थैली को जोर से वहीं पटक कर अपने कमरे में चला जाता है। बड़ी जोर की आवाज आई, क्या हुआ भाभी? नौकर का बेटा नौकर? अरे भाई, जिस औरत को अपने ससुर की इज्जत नहीं है, उससे अपने देवर की इज्जत मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? और ध्यान रखेगा भैया, आज मुझे नौकर बोला है, कल आपको भी बुला जाएगा। अरे मैं सुन रहा हूँ तेरी बात, पर बात क्या हुई, पूरी बात तो बता। तो अपनी भाभी से कभी ऐसे बात नहीं करता। मतलब अब आपको पूरी बात जाननी है? सही है भाई, सही है। बीवी का रंग अच्छा चढ़ा है तुम पर। तुम तो ऐसे बेटे हो कि कल को बाप पर कोई कीचड़ भी उछाल दे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम तो बीवी के गुलाम हो ना। मैं अपनी बीवी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। और सुनो सलोनी, अगर तुमने अब भाभी की चापलूसी की ना तो कल से सिंदूर लगाने की जरूरत नहीं है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा इस छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। आज पूरी रात ये तमाशा चलता ही रहता है और कोई भी खाना नहीं खाता। आज तो महाभारत की द्रौपदी याद आ गई, अंधे का बेटा अंधा। उस युग में महाभारत हुई थी, वही इस युग में भी होती दिख रही है। अगली सुबह देर से सोने के कारण मोहिनी की नींद पूरी नहीं हुई थी। वो 10 बजे अपने कमरे से बाहर आती है। सुनो ना प्रिंस, जाकर समोसे कचौड़ियां ले आओ, बड़े जोरों की भूख लग रही है। रात को खाना खाने दिया नहीं तुम्हारे भाई ने, पता नहीं क्या फितूर चढ़ा है इसके दिमाग में। मुझे तो अब लग रहा है कहीं मल्लिका के साथ। बस भाभी बस, जो चीज है नहीं उसे जबरदस्ती बनाने की कोशिश मत कीजिए आप। वैसे तो सोसाइटी के कई मर्दों से आपकी भी बातचीत होती है भैया की गैर मौजूदगी में। क्या मैंने इस बात को छेड़ा? अब मैं अगर कहने पर आ जाऊं ना भाभी तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी माँ भी तो जवानी के दिनों में आपके पापा को छोड़कर चली गई थी। तो कहीं आप भी भैया के साथ ऐसा ना कर दे। भगोड़ी की बेटी भगोड़ी। इस बात के बाद अब कहाँ ही घर एक रहने वाला था। लॉयर को बुला लिया जाता है और घर के बंटवारे की बात आ जाती है। या तो इस तरह किया जा सकता है, बंटवारा नीचे का एक फ्लोर एक भाई रख लेगा, दूसरा ऊपर वाला भाई ऊपर अपना फ्लैट बनवा सकता है और इसी तरह आगे कंस्ट्रक्शन होती रहेगी। ठीक है, ये दोनों नीचे रह जाएंगे, मैं ऊपर चली जाऊंगी। अब मुझे एक पल इन लोगों के साथ नहीं रहना। भाड़े का घर देखना शुरू कर दो प्रिंस। जब तक फ्लैट बनकर तैयार होगा कहीं तो रहना पड़ेगा ना हमें। अच्छा, माँ बाबूजी मेरे पास रहे, पुराने कंस्ट्रक्शन का घर मुझे मिले और नए हिसाब से फ्लैट बनाए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या मेरे माथे पर कुछ लिखा हुआ है? बंटवारा होगा तो फिर आधा आधा होगा। पापा मम्मी दोनों तरफ ही खाएंगे। दो तो क्या, मैं तो कहता हूँ 3 हिस्से में बंटवारा होना चाहिए। हाँ तो तुझे क्या लग रहा है, मैं मम्मी पापा का हिस्सा हड़पना चाहता हूँ? अरे करवा लो भाई 3 हिस्से में बंटवारा, पर फिर याद रखना बंटवारा दुकान का भी होगा। मुझे तो लगता है बाकी लोगों को बुला लेना चाहिए, और बड़े लोग रहेंगे तो बंटवारा होने में आसानी होगी। ऐसे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। और इस कंडीशन को और खराब करने मुरारी अपने बाकी रिश्तेदारों को भी फोन करके बुला लेता है और ऐसे ही एक फोन पहुंचता है करण के पास अब्रॉड। ये आप क्या बोल रहे हैं नानी? नानू अपने घर का बंटवारा करे, पर दोनों मामू में तो बड़ा प्यार था, ये कैसे हो रहा है? क्या करे बेटा, अब जो हो रहा है सो हो रहा है। तेरी माँ तो हमारा फोन उठाने से रही, इसके लिए मैंने तुझे फोन कर दिया। अब ये घर बिखरेगा तो बीच में दीवार आएगी। पता नहीं, एक बार तू भी जरा आखिरी बार आ जाए इस घर में तो अच्छा रहेगा। और 2 भाई के बीच की लड़ाई में एक एक कर रिश्तेदार पहुंचना शुरू कर देते हैं। देखिए बड़ी मामी, मैं तो कहता हूँ पार्टीशन से अच्छा है कि घर को बेच ही दीजिए आप, क्योंकि सरकार ने अब घर की बेटियों को भी हिस्से का दर्जा दिया है। कल को मैं तो नहीं आ रहा हूँ हिस्सा मांगने, मुझे तो विदेश में ही रहना है, पर मेरी छोटी बहन तो आप जानती है उसके घर की हालत कैसी है। अगर वो अपनी नानी के घर में मतलब इस मकान में हिस्सा लेने आ गई तो। ये बातें तो तूने सही कही करण। हो सकता है उस वक्त दीदी हिस्सा लेने आ गई, पर दीदी के पास सब कुछ है, उन्हें हमें डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत। पर निम्मी का नहीं कह सकते। मैंने भी सुना है उसके ससुराल वाले बड़े कमजोर है। पता चला अपनी माँ का हिस्सा बोलकर इस कबूतर खाने में वो भी आ गई। हमारे अब्रोड में अगर किसी ने ये वर्ड्स बोले होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता छोटे मामू। वहां किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। और ये नौकर बोलना क्या हो गया, ये तो सर्विस है सोसाइटी की। आजकल तो बड़े बड़े बिजनेस में होम डिलीवरी दी जाती है, इससे तो कस्टमर खुश हो जाते हैं। बस इधर आइए, मैंने तो सुना है बड़ी मम्मी घर को 2 हिस्सों में बंटवाना चाहती है ताकि हमेशा किसी न किसी तरह वो आप दोनों को परेशान कर सके। पिछले 12 सालों से विदेश में है तू, बता क्या करना चाहिए? मेरे पास तो पार्टी है, बोलो तो मैं ले आता हूँ पार्टी को, मकान बेच दो और मम्मी के बदले सिग्नेचर मैं कर देता हूँ, ताकि मम्मी फ्यूचर में आकर आप लोगों से किसी तरह का हिस्सा ना मांगे।
अपने दोनों मामा और मामी के मैटर को सुलझाने आया करण सच में मैटर को सुलझा देता है। मैं साफ साफ बोल देता हूँ, मैं बस पार्टी ले आया हूँ, बाकी उसके बारे में जांच पड़ताल करना, उस पर ट्रस्ट करना नहीं करना, ये सब आपके ऊपर है। आगे मुझे मत कहना मैंने हड़बड़ी में किसी गलत आदमी को मकान दिलवा दिया। अरे भाई, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है करण, यहाँ विश्वास करने जैसा दूसरा कोई है भी नहीं। और पार्टी हमें अगर 60 लाख सामने कैश ले रही है तो मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं 30 लाख लेकर अपना फ्लैट खरीद लूंगा। सारे प्रोसीजर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि असली खरीद बिक्री में होने चाहिए। ना कोई घोटाला, ना कोई छुपम छिपी, सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट था तो किसी को शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पर प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ऐसे ट्रांसफर होती है कि सभी हैरान रह जाते हैं। आप लोग ये मकान बेच ही नहीं सकते। अभी 1 हफ्ते पहले तो आपने इस मकान को करण को एज गिफ्ट दिया है मुरारी जी। पेपर्स में मेंशन भी है कि मेरे दोनों बेटे इतने काबिल है कि उन्हें किसी मकान की जरूरत नहीं है, और मैं अपनी बेटी का जो हिस्सा उस वक्त नहीं दे पाया था उसके बदले में उसके बेटे को ये घर गिफ्ट कर रहा हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं लॉयर साहब? करण ने तो सिग्नेचर हमसे कराए थे और खुद भी किया था कि फ्यूचर में दीदी हिस्सा नहीं मांगेगी। करण कहाँ है? मोहिनी फौरन करण को कॉल लगाती है और कॉल को स्पीकर पर रखती है। हेलो मामी जी, कैसी हैं आप? निकालना चाहता तो मैं आज भी आप लोगों को निकाल सकता था, पर उस घर में मेरे 2 मामा मामी रहते हैं, इसलिए 15 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, घर खाली कर दीजिए। मैंने पार्टी से बात कर ली है, घर तो बिकेगा ही और 60 लाख रुपए आएंगे मेरी जेब में। हमारे साथ धोखा किया करण, इतना बड़ा धोखा। एक तो मम्मी आप दोनों भाइयों से पूरे 13 साल बड़ी थी, बचपन से ही उन्होंने आप दोनों को माँ की तरह पाला। गरीब घर में शादी कर दी गई उनके, और जब उन्हें भाइयों की जरूरत पड़ी तो कहाँ थे आप दोनों? आप दोनों ने तो नाना नानी के मुंह पर भी पट्टी लगा दी थी। उसी दिन मैंने सोच लिया था अपनी माँ का बदला अपने मामाओं से लेकर रहूंगा, सो ले लिया।